हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन कर रहे थे। इसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने ये इंपॉर्टेंट डेट्स इसलिए नहीं कराई थी क्योंकि जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब हम इन डेट्स को पढ़ेंगे, तभी आपको क्रोनोलॉजिकल वे से चीज़ें समझ में आएंगी एंड आप याद रख पाएंगे। ठीक है, तो समझ के याद करना है, रट के याद नहीं करना। तो इन डेट्स को हम चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद करेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन ये देना चाहती हूँ कि 9th क्लास की फिज़िक्स शुरू हो गई है एंड आनंद सर डेली 10 PM पर रात के 10 बजे क्लास लेते हैं, लाइव क्लास लेते हैं। आप उनके सामने अपने डाउट्स रख सकते हैं, अपने क्वेरीज रख सकते हैं। वो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इन दोनों के ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड फर्स्ट कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। प्लस आपको स्क्रीन पर भी यूज़र नेम दिख रहा होगा, ताकि आप सर्च बार में जैसे ही यूज़र नेम पुट करेंगे तो आप मेरे साथ ईजिली जुड़ सकते हैं। अब हम आज करेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन के सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? बेसिकली हम ये जानेंगे कि जब नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रही थी, मीनवाइल फ्रेंच सोसाइटी में क्या चल रहा था, इतना टर्बुलेंस, इतना टर्मोइल क्यों चल रहा था फ्रेंच सोसाइटी में उस टाइम पर, ये चीज़ें हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले हमें फटाफट से फर्स्ट पार्ट का एक क्विक रिवीजन लेना होगा। चलिए एक क्विक रिवीजन फटाफट से ले लेते हैं। लुई 16 चाहते थे कि टैक्स अमाउंट को इंक्रीज कर दिया जाए, लेकिन ये अकेले टैक्स अमाउंट को इंक्रीज करके लोगों पर थोप नहीं सकते थे। इसके लिए इनको क्या करना पड़ता था? स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। स्टेट जनरल एक ऐसी लेजिस्लेटिव बॉडी है जिसमें तीनों ही स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल होते थे और इनके सामने किंग अपना प्रपोजल रखते थे टैक्स का। और जैसे ही किंग ने अपना टैक्स का प्रपोजल रखा तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उनको तो टैक्स पे नहीं करना था। स्टूडेंट्स, टैक्स किसको पे करना था? ओनली एंड ओनली थर्ड स्टेट के मेंबर्स को। तो सारा बर्डन किस पर आना था? थर्ड स्टेट के मेंबर्स पर आना था। तो उस टाइम पर वोटिंग सिस्टम क्या थी? जैसे कि ये तीनों स्टेट हैं, तीनों ही स्टेट को जो वोट देना होता था तो हर एक स्टेट का एक एक वोट काउंट होता था। तो फर्स्ट स्टेट से कितने मेंबर थे? 300 थे, सेकंड से भी 300 थे एंड थर्ड से 600 थे। ठीक है, फर्स्ट स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव्स थे? 300, सेकंड से भी 300 एंड थर्ड से थे 600 रिप्रेजेंटेटिव्स। अब दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स के मेंबर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी टैक्स को इंक्रीज करने में। जो ये थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इनको ये पता लग गया था कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है और सारा ही बर्डन हम लोगों पर आ जाएगा, क्योंकि अब इनमें अवेयरनेस फैलने लगी थी। क्योंकि अब थर्ड स्टेट के मेंबर्स क्या थे? अब वो एजुकेटेड हो गए थे, प्रॉस्पेरस हो गए थे, उनमें अवेयरनेस आ गई थी। उनमें से कुछ फिलोसोफर्स ऐसे थे जो लोगों के अंदर जागरूकता पैदा कर रहे थे, उनको अब उनके राइट्स के लिए अवेयर करा रहे थे। तो इसीलिए अब जब वोटिंग सिस्टम होने लगा, जैसे कि देखिए किंग ने जब अपने प्रपोजल को तीनों ही स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के सामने रखा, तो स्टेट जनरल में जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो तो किंग के हित में बात करते थे, क्योंकि उनको ना तो टैक्स पे करना था, ना उनके ऊपर किसी चीज़ का बर्डन था और पैसा भी उनके पास भरपूर होता था। लेकिन थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने इस बात के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब से ईच स्टेट हैड वन वोट वाला सिस्टम नहीं होगा, बल्कि अब क्या होगा? हर एक मेंबर का अपना अपना वोट काउंट किया जाएगा। तो हर एक मेंबर का अपना अपना वोट होगा। तो अब जब किंग ने टैक्स का प्रपोजल इन तीनों ही स्टेट के आगे रखा, तो फर्स्ट स्टेट के जो मेंबर्स थे वो यस एंड नो में आंसर करेंगे, सेकंड के भी ऐसे ही आंसर करेंगे और थर्ड के भी। तो अब थर्ड वालों को ये पता था, थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को, कि फर्स्ट एंड सेकंड के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इनको तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो किंग के हित में बात करेंगे, दोनों ही यस में आंसर देंगे तो मेजोरिटी से किंग जीत जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि ईच स्टेट वन वोट नहीं होगा, अब हर एक मेंबर का अपना अपना वोट माना जाएगा। तो यहाँ पर जो ये थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे, इन्होंने इस प्रपोजल को किंग के सामने रखा, लेकिन किंग ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि किंग का इस प्रपोजल से नुकसान था। अब इसी बात पर थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो भड़क गए, उनको गुस्सा आ गया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि हमारे साथ कितना एक्सप्लॉइटेशन होता है, और ऊपर से उनके जो प्रपोजल थे वो किंग ने रिजेक्ट कर दिए थे। तो अब जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो असेंबली से बाहर आ गए और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब ये एक ऐसा पब्लिक प्लेस ढूंढ रहे थे जहाँ पर ये सब लोग इकट्ठे मिलकर
एक नेशनल असेंबली तैयार कर सकें। ठीक है, तो ये कहाँ मिले? वर्साइल का एक ग्राउंड है टेनिस कोर्ट ग्राउंड करके, यहाँ पर इन्होंने ओथ ली, इन्होंने कसम खाई कि हम अपने आप को अब एक नेशनल असेंबली के तौर पर डिक्लेयर करते हैं पूरे फ्रेंच नेशन के लिए, और ये कहते हैं कि हम तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे, ये असेंबली तब तक भंग नहीं होगी जब तक हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार ना कर दे जहां पर किंग की पावर को लिमिट किया जाएगा। लेकिन इसी टाइम पर इनका साथ कुछ नोबल पर्सन और कुछ क्लर्जी पीपल ने भी दिया, जिसमें से एक नाम आता है मिराबियो का और एक आता है एबेसियस का। याद रखना बच्चों, ये जो दोनों पर्सनालिटीज़ हैं ये थर्ड स्टेट से बिलोंग नहीं करते थे। जो मिराबियो थे ये नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, एंड एबेसियस जो थे ये क्लर्जी फैमिली से बिलोंग करते थे, ये एक प्रीस्ट थे। और इन्होंने किसका साथ दिया था? इन्होंने किंग का साथ, इन्होंने किसका साथ दिया था? इन्होंने दिया था थर्ड स्टेट के मेंबर्स का साथ। अब एबेसियस जो थे वो एक प्रीस्ट थे, इन्होंने एक बुक लिखी व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, जिसमें इन्होंने बात की कि थर्ड स्टेट क्या है। तो इस थर्ड स्टेट की बुक में इन्होंने क्या क्या लिखा, आइए वो जानते हैं, और यहाँ से हमारा सेकंड पार्ट अब शुरू होता है। तो इन्होंने थर्ड स्टेट बुक में क्या लिखा? इन्होंने बताया कि थर्ड स्टेट के मेंबर्स कौन हैं, इनके साथ किस तरीके से मिसट्रीट होता है, किस तरीके से इनका डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो एबेसियस ने इस बुक में कुछ रेटरिकल क्वेश्चन लिखे और उनका फिर खुद आंसर भी दिया विद रैशनल एंड लॉजिकल मैनर के साथ। और इन्होंने ये भी कहा कि जो ये थर्ड स्टेट के मेंबर्स हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव्स या तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स जितने होने चाहिए या इनसे ज़्यादा होने चाहिए। तो इस तरीके की बातें इन्होंने अपनी बुक में लिखी। ऑल एंड ऑल एबेसियस ने इस बुक में ये बताया कि किस तरीके से थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि एक तरफ तो हम क्या देखते हैं कि नेशनल असेंबली क्या कर रही है, ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर रही है, लेकिन दूसरी ही तरफ फ्रांस की सिचुएशन क्या थी, मीनवाइल फ्रांस में क्या चल रहा था, वो जानना भी जरूरी है। तभी तो हमें पता चलेगा कि बेस्टाइल पर हमला कैसे हुआ था, बेस्टाइल को क्यों डिस्ट्रॉय किया गया था। तो इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। वाइल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वर्साइल ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन द रेस्ट ऑफ द फ्रांस सीथिड विद टर्मोइल। सीथिड का मतलब होता है गुस्से में, एंग्री बिहेवियर को सीथिड कहते हैं। टर्मोइल का मतलब होता है जब अफरा तफरी या कंफ्यूजन वाला माहौल हो, जिसे हम टर्बुलेंस भी कहते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि एक तरफ तो नेशनल असेंबली के जो लोग थे वो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे। ड्राफ्ट का मतलब होता है जब राइटिंग के तौर पर किसी पीस को तैयार किया जाए। ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे एक तरफ, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो फ्रेंच सोसाइटी के लोग थे वो बुरी तरीके से गुस्से में थे, और गुस्से में उन्होंने अफरा तफरी मचाई हुई थी। हालांकि हम यहाँ पर रीज़न समझेंगे अभी, लेकिन एक बार थोड़ा सा हम इसको दोबारा जानते हैं कि नेशनल असेंबली बनी कैसे। देखिए, जब टैक्स का प्रपोजल किंग ने स्टेट जनरल के सामने रखा तो थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि ईच स्टेट वन वोट होने की बजाय अब की बार वन मेंबर वन वोट होना चाहिए। तो किंग ने ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। आउट ऑफ दिस जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे, जो 600 मेंबर्स थे, वो गुस्से में असेंबली से बाहर आ गए और इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि किंग ने इनकी बात नहीं मानी थी। तो अब इन्होंने एक टेनिस कोर्ट, एक ऐसा ग्राउंड था जहाँ पर इन्होंने ओथ ली, और ये टेनिस कोर्ट कहाँ था? वर्साइल में था। तो इन्होंने यहाँ टेनिस कोर्ट में आकर एक नेशनल असेंबली अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। अब इन्होंने जब से अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया तो इन्होंने ये शपथ ली कि हम इस असेंबली को तब तक डिस्पर्स नहीं करेंगे जब तक हम एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार ना कर लें। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट इनको क्यों तैयार करना था? ताकि ये राजा की पावर को क्या कर सकें? लिमिट कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इससे पहले किंग के पास एब्सोल्यूट पावर थी। एब्सोल्यूट पावर, इसकी बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि नेशनल असेंबली क्यों चाहती थी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करना जिससे किंग की पावर को लिमिट में किया जा सके। इसीलिए क्योंकि किंग के पास पहले एब्सोल्यूट पावर होती थी। एब्सोल्यूट पावर का मतलब क्या है? जब राजा कानून से बड़ा होता है ना। एब्सोल्यूट पावर का मतलब है व्हेन किंग इज अबव द लॉ।
व्हेन किंग इज अबव द लॉ, ठीक है। मतलब जो कानून के नियम हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, जब राजा पर लागू ना हो तो दैट मीन्स राजा के पास एब्सोल्यूट पावर है। तो इसीलिए अब ये नेशनल असेंबली के लोग क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जाए जिससे राजा की पावर को लिमिट किया जाए एंड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस राजा पर भी लागू हों। और जब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस राजा पर लागू होंगे, राजा की पावर अपने आप लिमिट में आ जाएगी, वरना तो ये राजा खुद भी करप्टेड है और सारी सोसाइटी को करप्टेड कर देगा और हम लोगों पर सारा बर्डन आ जाएगा। और इसी टाइम पर जब ये नेशनल असेंबली के लोग कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर रहे थे, पूरी फ्रेंच सोसाइटी में टर्मोइल था, गुस्से वाला माहौल था और अफरा तफरी मच चुकी थी। अब रीज़न क्या था, रीज़न जानिए। अ सिवियर विंटर, सिवियर का मतलब होता है इंटेंस या बहुत गंभीर तरीके से। अ सिवियर विंटर हैड मेंट अ बैड हार्वेस्ट। उसी टाइम पर हुआ ये कि एक तो पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो गई थी कि हर एक पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं सबको खाने को तो चाहिए और स्टेपल डाइट तो सभी को चाहिए, तो खाने की डिमांड बढ़ गई थी। बट ऑन द अदर हैंड जो हार्वेस्ट है वो लिमिट से भी कम हो रहा था। रीज़न क्या था? बिकॉज ऑफ द सिवियर विंटर। हुआ ये कि मीनवाइल इसी टाइम पर जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था, इसी टाइम पर इतनी कड़ाके की ठंड पड़ी कि ऊपर से ओले गिरने लगे। अब ओले गिरने लगे तो फसल जो थी वो खराब हो गई। अब फसल खराब हो गई लेकिन जो डिमांड थी फूड ग्रेन्स की वो बढ़ रही थी। अब फसल खराब हो गई तो क्या हुआ, जो ब्रेड का प्राइस था वो 7वां आसमान छू रहा था। मतलब इतना महंगा हो गया था कि नॉर्मल लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। अब देखिए इस टाइम पर तो लोगों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए था, लेकिन लोगों ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। क्या हुआ? ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन। अब यहाँ पर बेकर्स ने क्या किया, इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, मतलब इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। कौन सी सिचुएशन का? कि देखो विंटर की वजह से, हार्श विंटर की वजह से फसल खराब हो गई, तो प्राइसेस जो थे ब्रेड के वो दाम इतने बढ़ गए। तो अब बेकर्स ने क्या करा, इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर सप्लाईज को होल्ड करना शुरू कर दिया। होल्ड का मतलब होता है कलेक्ट करना, जमा करना। और किसकी सप्लाईज का? फूड की सप्लाईज का, ब्रेड की सप्लाईज का, है ना। तो इन्होंने क्या करा, बेकर्स ने इन्होंने सप्लाईज को होल्ड करना शुरू कर दिया, उसको जमा करना शुरू कर दिया। अब जब बेकर्स ही अपने पास सप्लाईज को जमा करने लगेंगे तो फिर लोगों को क्या मिलेगा खाने को? तो लोग तो भूखे मरेंगे ना। अब भूख के कारण लोगों के अंदर गुस्सा तो आएगा ही, तो उनका गुस्सा भी जायज़ था। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, अब लोग क्या थे, लोग ब्रेड को खरीदने के लिए, क्योंकि इनकी ये स्टेपल डाइट थी, वो क्यू में खड़े थे, एक लंबी कतार में खड़े थे। क्राउड्स ऑफ एंग्री विमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स। अब क्या हुआ कि देखो लोग तो क्यू में खड़े हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो बेकर्स थे उन्होंने सारी सप्लाईज को जमा करना शुरू कर दिया। अब जमा करना शुरू कर दिया तो जो क्यू में खड़ी हुई औरतें थी उनको बहुत गुस्सा आया, तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज़बरदस्ती शॉप में घुसना शुरू कर दिया आउट ऑफ एंगर। एट द सेम टाइम किंग ने ट्रूप्स को ऑर्डर किया कि जाके पेरिस में सिचुएशन देख के आओ, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है किंग को ये बात तो पता चल ही जाएगी कि कितनी अफरा तफरी मच रही है उसी के देश में। तो किंग ने क्या किया, लुई 16 ने अपनी ट्रूप्स को, अपने सैनिकों को भेजा कि जाकर देख के आओ पेरिस में क्या हालात हैं और जो हालात हो रहे हैं उसको कंट्रोल करो, ठीक है। और इसी टाइम पर कुछ र्यूमर्स फैल गए। र्यूमर्स ये फैल गए कि राजा ने अपनी ट्रूप्स को इसीलिए भेजा है ताकि वो हम पर हमला कर सकें। तो बच्चों क्या हुआ, 14 जुलाई 1789 को जो क्राउड थी वो और भी ज़्यादा एजिटेटेड हो गई। क्यों एजिटेटेड हो गई, क्यों गुस्से में आ गई? क्योंकि ये र्यूमर फैल गया था कि किंग ने अपनी ट्रूप्स को उन पर हमला करने के लिए भेजा है। तो अब ऑलरेडी क्राउड के पास खाने के बुरी तरीके से लाले पड़ गए थे, वो लोग अब एक एक ब्रेड के लिए तरस रहे थे। तो इसीलिए आउट ऑफ र्यूमर एंड आउट ऑफ एंगर उन्होंने, क्राउड ने क्या किया, बेस्टाइल जो कि जेल थी उसको, उसके अंदर घुस के उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, उसकी एक एक ईंट को बर्बाद कर दिया। आई होप अब यहाँ पर आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि हमने जब फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, फर्स्ट लाइन यहीं से थी कि 14 जुलाई 1789 को बेस्टाइल
जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। रीज़न क्या था? रीज़न यहीं पर लिखा हुआ है बच्चों। रीज़न यही था कि सीवियर विंटर की वजह से फसल खराब हो गई। फसल खराब हुई तो ब्रेड के दाम बढ़ गए। ब्रेड के दाम बढ़े तो बेकर्स ने क्या करा कि जो सप्लाईज थी उसे होल्ड करना शुरू कर दिया। आम लोगों के पास खाने के लिए अब दाना नहीं था। तो अब ये जो आम लोग थे इनको बहुत गुस्सा आया। इन्होंने शॉप्स के अंदर घुसकर जो है बेकर्स की शॉप में घुसकर इन्होंने ब्रेड चुराने की कोशिश की, ब्रेड लेने की कोशिश की। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब किंग इस सिचुएशन को संभालने के लिए अपने ट्रूप्स को भेजते हैं तो यहाँ पर एक र्यूमर, एक अफवाह फैल जाती है कि किंग ने इन ट्रूप्स को इसीलिए भेजा है ताकि ये इन लोगों पर हमला कर पाएं। हालांकि ये सिर्फ र्यूमर था, लेकिन लोगों के अंदर एक अफवाह फैल गई और आपको पता है कि अफवाह में तो मर्डर भी हो जाते हैं। तो अब जो क्राउड इतनी एजिटेटेड थी वो और ज़्यादा गुस्से में आ गई और उन्होंने जो बेस्टाइल जेल थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 को हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ करते हैं। अब देखिए, जैसे हमने अबव पैराग्राफ्स में बात की कि पूरे फ्रेंच नेशन में टर्बुलेंस का माहौल था, अफरा तफरी मची हुई थी। तो क्या हो रहा था? र्यूमर्स पर र्यूमर्स स्प्रेड हो रहे थे, मतलब अफवाहों पर अफवाहें फैल रही थी। और क्राउड में तो अफवाह बहुत जल्दी फैल जाती है। एक अफवाह तो हमने पढ़ी कि किंग ने ट्रूप्स को इसीलिए भेजा ताकि वो ट्रूप्स जो सैनिक है जो किंग के, वो इन लोगों पर हमला कर सके। ये एक र्यूमर था। दूसरा र्यूमर क्या फैला? दूसरा रूमर ये फैला, इन द कंट्री साइड रूमर स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ मैनर्स हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय राइप क्रॉप्स। तो एक और र्यूमर ये फैल गया गांव से लेकर गांव तक कि जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, मैनर का मतलब क्या होता है? वो फ्यूडल लॉर्ड्स जिनकी बहुत बड़ी ज़मीनें होती हैं और वहाँ पर उनके घर भी होते हैं। तो रूमर ये फैला कि जो ये फ्यूडल लॉर्ड्स हैं इन्होंने कुछ ब्रिगेड्स को हायर किया। ब्रिगेड्स का मतलब है जो लुटेरे होते हैं, जो गुंडागर्दी करने वाले लोग होते हैं। तो विलेज टू विलेज ये रूमर फैल गया कि ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं इन्होंने कुछ ब्रिगेड्स को हायर किया है और अब ये जो लुटेरे हैं ये हमारे गांव की तरफ आ रहे हैं हमारी ऑलरेडी राइपन्ड क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने, मतलब जो हमारी पकी पकाई फसल है उनको खराब करने ये लुटेरे आ रहे हैं। और इन लुटेरों को किसने भेजा है? उन फ्यूडल लॉर्ड्स ने भेजा है जो बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक हैं। अब जैसे ही ये अफवाह फैली कि अब ये लुटेरे आ रहे हैं हमारी पकी पकाई फसल को खराब कर देंगे, तो इससे क्या हुआ? जो फार्मर्स थे दे कॉट इन फ्रेंजी ऑफ फियर। फ्रेंजी का मतलब होता है इमोशन, मतलब वो अब फियर के इमोशन में आ गए थे। फियर एक तरीके का इमोशन होता है, ठीक है। तो अब लोगों में फियर का माहौल आ गया था। जो ये पीजेंट्स थे, अब ये इनका डरना जो था वो लाजमी था। Peasants in the several district seized hoe and pitchfork and attacked chateau. Seized का मतलब क्या होता है? इन्होंने इकट्ठे करने शुरू कर दिए किसको? हो एंड पिचफोक्स को। हो एंड पिचफोक ये एग्रीकल्चरल के उपकरण होते हैं, मतलब खेती के उपकरण होते हैं जिससे फसल काटी जाती है, बोई जाती है, उसे हम खेती के उपकरण कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ तो इन्हें दराती, जेली, कस्सी ये सब कहा जाता है, और मुझे नहीं पता आपके रीजनल एरिया में क्या कहा जाता होगा, लेकिन वैसे अगर मैं बताऊं तो यही खेती के ऐसे उपकरण होते हैं जिसमें क्या होता है, दराती का यूज़ किया जाता है, कस्सी का यूज़ किया जाता है। तो इन्होंने ऐसे खेती के उपकरण को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि इनके पास हथियार तो थे नहीं इन गुंडों से लड़ने के लिए। अब इनको थोड़ी ना पता था कि ये गुंडों की बात एक अफवाह है, इनके अंदर तो सिर्फ एक र्यूमर फैला रखा था। तो इन्होंने क्या करा? आउट ऑफ फियर इन्होंने अपने खेती के उपकरण को इकट्ठा किया और शैटो पर इन्होंने अटैक कर दिया। शैटो क्या होता है? शैटो एक महल, एक कासल या एक रेजिडेंस है जो राजा या नोबल पर्सन की होती है। तो जितने भी नोबल पर्सन थे उनकी मेंशन पर, उनके कासल पर इन पीजेंट्स ने हमला करना शुरू कर दिया। और जब इन्होंने हमला किया तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लूटा, जिसमें से इन्होंने होर्डेड ग्रेन को लूट लिया। होर्डेड ग्रेन मतलब जो अनाज इन फ्यूडल लॉर्ड्स ने इकट्ठा कर रखा था उसे इन पीजेंट्स ने लूटना शुरू कर दिया। एंड पीजेंट्स ने सारे डॉक्यूमेंट को बर्न कर दिया, जला दिया, जिसमें मैनोरियल ड्यूज भी लिखे हुए थे, जिसमें लैंड रिकॉर्ड्स भी लिखे हुए थे।
अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स। अब बहुत सारे नोबल्स डर गए थे, उनको अपनी जान बचानी थी, तो वो अपने घरों से भाग गए। एंड मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज। कुछ नोबल ऐसे थे, नोबल पर्सन जो अपने घरों से भाग गए, कुछ ऐसे थे जो पास वाली नेबरिंग कंट्रीज में सेटल डाउन हो गए थे क्योंकि उनको अपनी जान बचानी थी। तो इस पैराग्राफ में हमने देखो बच्चों क्या समझा कि अफवाह जो है ना, अफवाह की वजह से बहुत कुछ होता है। अफवाह एक तो ऊपर ये फैल गई थी कि राजा ने अपनी ट्रूप्स को भेजा है कि ये जो सैनिक हैं ये लोगों पर अब आक्रमण करेंगे, लोगों पर हमला करेंगे, लोगों को मार देंगे। एक रूमर और स्प्रेड हो गई कि जो फ्यूडल लॉर्ड हैं इन्होंने चोर उचक्कों को भेज दिया है और वो चोर उचक्के हमारी जो पकी पकाई फसल है उसको खराब करने आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये सिर्फ रूमर्स थी, सिर्फ अफवाह थी। अब इस अफवाह के कारण, जो कि इनको थोड़ी ना पता थी कि ये अफवाह है, अब ये लोग जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, वो और डर में आ गए। तो इन्होंने क्या करा, इनके पास हथियार तो थे नहीं, तो इन्होंने जो जिस चीज़ से ये खेती करते थे ना, उन उपकरणों को इन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया और उन्हीं के थ्रू इन्होंने जो कासल थी नोबल पर्सन की, उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। और वहाँ जाकर इन्होंने ग्रेन्स को लूटा, डॉक्यूमेंट्स को जला दिया, लैंड रिकॉर्ड्स को जला दिया और नोबल पर्सन पर इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। अब नोबल पर्सन इतने डर में आ गए, क्योंकि अब नोबल पर्सन का डर भी जायज़ था, क्योंकि उन्हें था कि जिन लोगों को हमने इतने साल दबाया, आज वो लोग हमारी जान लेने पर आ चुके हैं और ये हमारी जान ले भी सकते हैं। तो आउट ऑफ फियर नोबल पर्सन, अब कुछ ऐसे थे जो घरों से भाग गए थे, कुछ ऐसे थे जिन्होंने देश छोड़ दिया था और नेबरिंग कंट्रीज़ में जाकर सेटल हो गए थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ करते हैं। आई होप अभी तक का जो हमने पढ़ा है वो आपको क्लियर हो गया होगा। देखा कि किस तरीके से फ्रांस में एक टर्बुलेंस था, तो इसी वजह से रूमर्स भी फैलने लगे। अब रूमर्स फैलने लगे तो अफरा तफरी और ज़्यादा मच गई। अफरा तफरी मची तो जो पीजेंट्स थे उन्होंने भी फ्यूडल लॉर्ड्स पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो कुछ नोबल्स थे वो घर से भाग गए और कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ में जाकर सेटल हो गए थे, क्योंकि इनको अब अपनी जान बचानी थी। अब बात करते हैं लुई 16 की। इसके मन में भी अब एक डर का इमोशन पैदा हो चुका था। अब जानते हैं कि आउटकम क्या हुआ इन पूरी लड़ाइयों का, इन पूरे स्ट्रगल का। फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his power would from now on checked by Constitution। अब ये वही किंग है जिन्होंने 600 जो मेंबर्स थे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे थर्ड स्टेट के, उनके प्रपोजल को हटा दिया था, उनको रिजेक्ट कर दिया था। अब इसी किंग ने क्या किया, इसी नेशनल असेंबली को अब एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि इसके पास कोई और चारा ही नहीं था। जिस तरीके के रिवोल्ट हो रहे थे उससे किंग भी डर गया था, है ना। तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया, नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया एंड इनके द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन को और उसके प्रिंसिपल को भी एक्सेप्ट किया और ये कहा कि ठीक है, अब से मेरी पावर पर पूरा चेक किसके द्वारा किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। दैट मीन्स कि मेरी पावर जो है वो अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही होंगी। आगे, On the night of 4th August 1789, the Assembly passed a decree। decree का मतलब होता है एक ऑफिशियल रूल, अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। अब 4 अगस्त 1789 को क्या हुआ, असेंबली ने एक डेक्री पास कर दी, एक रूल पास कर दिया कि जो फ्यूडल सिस्टम है उसको अबॉलिश किया जाएगा, उसको बंद किया जाएगा और फ्यूडल सिस्टम्स जो हमसे टैक्स लेते थे उसको ख़त्म किया जाएगा। एंड मेंबर्स ऑफ क्लर्जी टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। और जो क्लर्जी के लोग थे, जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे, उनको भी अपनी इस प्रिविलेज से गिव अप करना होगा। मतलब अब देखा जाए तो इन्होंने, जो नेशनल असेंबली थी, इन्होंने किंग की पावर ले ली, फ्यूडल लॉर्ड्स की पावर ले ली एंड जो क्लर्जी पीपल थे उनकी भी पावर को इन्होंने अब ख़त्म कर दिया। साथ ही साथ इन्होंने टैक्सेस को भी अबॉलिश कर दिया। कौन सा टैक्स, टाइट्स। टाइट्स टैक्स कौन सा होता था, जो ये क्लर्जी लोगों को पे करते थे, ठीक है। एंड लैंड्स ओन्ड बाय चर्च वर कॉन्फिस्केटेड। का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अपने
कब्जे में कर लेना, जब्त कर लेना। तो अब क्या किया इन नेशनल असेंबली ने, टाइट्स जो टैक्स था जो क्लर्जी को पे किया जाता था उसे अबोलिश कर दिया। साथ ही साथ जो चर्च ने अपने अंडर लैंड्स की हुई थी, जो ज़मीनें चर्च के अंडर थी, उसे भी कॉन्फिस्केट कर लिया गया, उसे भी नेशनल असेंबली ने जब्त कर लिया। अब इससे रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एट लीस्ट 2 बिलियन लिवरे। अब गवर्नमेंट के पास खूब सारा पैसा हो गया था, लगभग 2 बिलियन लिवरे अब किसके पास आ गया था? गवर्नमेंट के पास आ गया था। अब ये गवर्नमेंट कौन है? यही जो नेशनल असेंबली है, यही गवर्नमेंट है। और अब इसके पास कितने पैसे आ गए थे? 2 बिलियन लिवरे इसके पास अब जमा हो गए थे। तो एक बार जो हमने किया है उसको दोबारा से फटाफट से रिपीट कर लें, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। फर्स्ट पार्ट को हम रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी यहाँ पर चैप्टर इस पार्ट को शुरू करने से पहले ऑलरेडी रिवाइज कर लिया है। देखिए हुआ क्या था कि एबे सीएस जो थे वो एक प्रीस्ट थे और ये फर्स्ट उससे बिलोंग करते थे, फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करते थे। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी व्हाट इज़ थर्ड स्टेट, जिसमें इन्होंने थर्ड स्टेट के लोगों की कंडीशन बताई और इनके राइट्स के बारे में बात की। ठीक है, अब एक तरफ तो नेशनल असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में लगी हुई थी, दूसरी तरफ फ्रेंच सोसाइटी में बुरी तरीके से अफरा तफरी मची हुई थी। और अफरा तफरी के रीज़न ये थे कि जो फसल थी वो ख़राब हो चुकी थी ड्यू टू सीवियर विंटर, मतलब कड़ाकेदार ठंड की वजह से ओले पड़ गए थे, सूखा आ गया था। इसी वजह से हार्वेस्ट जो थी वो बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, मतलब फसल बिल्कुल ख़राब हो गई थी, जिससे प्राइस बढ़ गए थे ब्रेड के प्राइस बढ़े। तो बेकर्स ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और सप्लाईज को होल्ड करना शुरू कर दिया। अब लोग इतने भूखे मर रहे थे, लोग क्यू में खड़े थे ताकि उनको ब्रेड मिले, लेकिन जो बेकर्स थे उन्होंने इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया और उन्होंने जो ब्रेड थे वो हाई दाम पर बेचने शुरू कर दिए और सप्लाईज रोककर अपने पास उन्होंने जो सप्लाईज थी फूड ग्रेन्स की उसको अपने पास कलेक्ट करना शुरू कर दिया। इसी वजह से लोगों के अंदर बहुत गुस्सा आया और इनका गुस्सा राजा की तरफ और फूट गया था जब इन्हें ये पता चला कि राजा जो है वो टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अपने खर्चों को तो कम कर नहीं रहे लेकिन टैक्स बढ़ाकर हमारे ऊपर और बर्डन लाने की बात कर रहे हैं। तो इसी वजह से 14 जुलाई 1789 को जो क्राउड इतनी एजिटेटेड थी, इतनी गुस्से में थी, इन्होंने बेस्टाइल जो किला था, जो प्रिजन था, जिसे जेल का एक डेस्पोटिक पावर माना जाता था, उसे इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर इसके बाद एक र्यूमर ये फैला कि किंग ने अपनी आर्मी को हम पर हमला करने के लिए भेजा है। ठीक है, उसी के बाद इन्होंने बेस्टाइल को डिस्ट्रॉय किया था। फिर दूसरा र्यूमर ये फैल गया गांव से लेकर गांव तक कि जो फ्यूडल लॉर्ड है इन्होंने लुटेरों को हायर कर लिया ताकि ये हमारी राइपेंड क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर सकें। तो इसीलिए फार्मर्स ने भी क्या किया, अब नोबल पीपल पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिससे नोबल पीपल भी अपने घरों को छोड़कर भाग गए। एंड कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कंट्री को ही छोड़ दिया था और दूसरी कंट्री में जाकर शिफ्ट हो गए थे, जिसे कहते हैं हम माइग्रेशन। और जो कोई हमारी कंट्री में आता है उसे हम कहेंगे इमिग्रेशन। ठीक है, अब लुई 16 ये सब चीज़ें देख रहा था। लुई 16 को भी ये डर पैदा हो गया था, अब उसे भी अपनी जान बचानी थी। तो उसने क्या कहा, उसने इस नेशनल असेंबली को जो है एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि लुई 16 को ये पता चल गया था कि अब ये भीड़ रुकने वाली है नहीं। तो इसीलिए उन्होंने नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया उसको एक्सेप्ट किया गया, अपनी पावर को कानून के अंडर रखा फिर लुई 16 ने। एंड इसी के साथ साथ जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डेक्री पास कर दी कि फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म किया जाए, टैक्स को ख़त्म किया जाए। जो क्लर्जी पीपल थे उनके प्रिविलेजेस उनसे वापस ले लिए। इन्होंने टाइट्स को अबोलिश कर दिया था। जो टैक्स था वो टाइट्स जो टैक्स था वो एक तरीके से थर्ड स्टेट के मेंबर द्वारा किसको दिया जाता था, क्लर्जी पीपल को दिया जाता था। ठीक है, इन्होंने जो सारी लैंड चर्च के अंडर थी उसे जब्त कर लिया था, कॉन्फिस्केट कर लिया था। और फिर बाद में हुआ ये कि अब गवर्नमेंट के पास 2 बिलियन लिवरे की एसेट आ चुकी थी। एसेट का मतलब होता है संपत्ति। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक मैंने कर लिया है। अभी जो आगे वाला पार्ट है वो हम थर्ड वीडियो में करेंगे।
ठीक है। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जो भी आपके डाउट्स हैं ना, वो लाइव सेशन में जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश करूँगी। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एंड प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब माई चैनल। साथ ही साथ जो साइंस की क्लासेस आनंद सर ले रहे हैं वो भी आप देखना ना भूलें, एंड मैथ्स भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा मेरे चैनल पे। तो बने रहें मेरे चैनल पे और अपना प्यार यूं ही दिखाते रहें। थैंक यू।